माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा जीएस क्लासेस। आज हम इस चैनल पर प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे तो आप जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। हमारी भारत देश की महानता का तो वर्णन करना बड़ा ही विचित्र बात है क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में जो लोग भी आए यहाँ से अपनी उपलब्धि को लेकर चले गए। प्राचीन भारत में भी वही बात हुई है। मध्यकालीन में मुस्लिमों ने हमारे भारत की जितनी संपदा था, जितने वैभव था, उसको लूटा और आधुनिक भारत में अंग्रेज़ों ने लूटा। फिर भी हमारी भारत कम नहीं है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का मर्यादा, यहाँ का महत्वाकांक्षी सारे के सारे विरासत में है। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा गया, आप लोग जानते ही हैं। कारण है कि यहाँ के लोग काफ़ी ईमानदार और अतिथि को भगवान की तरह मानने वालों में से हैं। यही कारण है कि इसका फ़ायदा विदेशियों ने आकर के लूटा और फ़ायदा लिया, लेकिन उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। भारत की एक अलग ही पहचान है। हम उन भारत की बात करने जा रहे हैं और उनकी प्राचीन इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमने शुरू के क्लासों में सैंधव घाटी सभ्यता की कुछ बात किए थे। उसके साथ साथ वैदिक काल के बारे में भी बतलाया था। अब जो मैं बतलाने जा रहा हूँ वह आपको मगध के बारे में बतलाने जा रहा हूँ, जो काफ़ी यहाँ से इंटरेस्टेड है। काफ़ी आपको एग्जामिनेशन पूछे जाते हैं। मैं अपनी अतीत को याद करूँगा और साथ ही साथ इसको जानने की आवश्यकता है। जो अब तो एक अलग बात है, हम जिस देश की नागरिक हूँ उसके इतिहास को नहीं जाने, उसके भूगोल को नहीं जाने, उसकी संविधान को नहीं जाने, तो मैं किस चीज़ को जानूँगा। हम सभी लोगों को यह कहना चाहते हैं कि मैं भारत देश के, हम सभी लोग भारत देश के हैं। भारत की इतिहास, भारत की भूगोल और भारत की संविधान को जानना जरूरी है। यह नैतिकता को लाता है। यह आपको आने वाले पीढ़ी में आपको ज्ञान का संचार भरेगा। इसलिए हम सभी लोगों को कर्तव्य होता है कि इस विषयों को ध्यान से पढ़ें। साइंस तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आप एक कला और संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं तो मानव की मानवता कहाँ रह जाता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी इसको अनुपालन करेंगे, इसको जानेंगे और इसका काफ़ी दूरगामी फायदा मिलेगा। जितने भी जॉब हैं उसमें इतिहास को देखिए कितना क्वेश्चंस रहते हैं। और ख़ासकर प्राचीन की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर संग्रह किया है और साथ ही साथ हम यह कहना चाहेंगे कि मेरा भारत महान है और महानता का परिचय हमारी इतिहास से मिल रहा है। मेरी प्राचीन इतिहास को देखिए, उस समय के लोग राजाओं को देखिए, उस समय की कला को देखिए, उस समय के विज्ञान को देखिए, उस समय की धर्म को देखिए, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आज और पहले की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। उस समय के जो विद्वान थे, आज कहाँ वैसे लोग हैं जो अपनी भारत की संस्कृति को याद करते हैं, तो लगता है बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो आइए देखिए, हम कुछ मगध के शासन के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। और यह मगध की शासन 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही प्रारंभ हुआ था। तो देखना है 6ठी शताब्दी
ईसा पूर्व महाजनपदों की संख्या कितनी थी? आप जानते हैं कि मगध में महाजनपद की कुल संख्या 16 थी। कितनी थी? 16 महाजनपदों में बांटा गया था मगध की जनपदों को। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको इतिहास में पढ़ना है। 12th में भी इसको देखा गया है। तो प्राचीन भारत में साथ साथ मगध वगैरह के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म में सारे, तो यह आप लोगों को जानने की आवश्यकता है। कितने थी? तो 16। नेक्स्ट है, किस ग्रंथ में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को 16 महाजनपदों का उल्लेख है? देखिए, अंगुत्तर निकाय एक धर्म है, वह आपको जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम क्या था? मगध के सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का नाम था बृहद्रथ। यानी बृहद्रथ से हम लोग मगध की शुरुआत करते हैं, जो राजवंशों में सबसे प्राचीन थे और सबसे पराक्रमी थे और काफ़ी अच्छे आपको शासक भी थे। नेक्स्ट है, मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? बृहद्रथ। हमने कहा है कि महत्वाकांक्षी राजा था और इसलिए स्वतंत्र राज्य की स्थापना इन्होंने किया था। इसके बाद महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? महाभारत में जरासंध की चर्चा की गई है, जानते हैं, जोरासंध या जरासंध कहते हैं, वह बृहद्रथ का ही पुत्र थे। जरासंध किसका पुत्र था? बृहद्रथ का पुत्र था। इस तरह से आपको हर्यक वंश का संस्थापक आया, वह है बिंबिसार। यहाँ से काफ़ी ही महत्वपूर्ण बातें मिलती है मगध के संबंध में। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश का। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? हर्यक वंश। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखेंगे, बिंबिसार मगध के गद्दी पर कब बैठा है? बिंबिसार मगध की गद्दी पर 545 ईस्वी पूर्व में बैठा था। बिंबिसार ने किस नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया? बिंबिसार ने राजगिरी या राजगीर नगर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो बिंबिसार ने राजगिरी को राजधानी बनाया, जिसे राजगीर भी कहते हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, बिंबिसार की पहली और प्रधान पत्नी कौशल देवी किस कौशल नरेश की बहन थी? अच्छा क्वेश्चन है, प्रसेनजीत की बहन थी। बिंबिसार की पहली पत्नी और प्रधान पत्नी कौशल देवी थी, जो प्रसेनजीत की बहन थी। नेक्स्ट है, बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का समकालीन राजवैद्य जिसे उसने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था, वह कौन था? जीवक। जीवक राजवैद्य था, जिसे बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए भेजा था, उनको इलाज के लिए। उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हो गया था, इसलिए उनको भेजा गया था। और जीवक उनके आपको बिंबिसार के समय का विद्वान और काफ़ी एक वैद्य में एक काफ़ी ज्ञान वाले थे। इन्होंने 493 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर कौन बैठा? ध्यान देंगे, 493 ईस्वी पूर्व में बिंबिसार की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठने वाला उन्हीं का पुत्र अजातशत्रु थे। अजातशत्रु, इसीलिए तो आपको मगध के
इतिहास में उसे पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पिता को मार करके गद्दी पर शासन करने वाले में से बिंबिसार को मार करके अजात के शत्रु को मार करके उदयनी, यह लोगों ने मतलब अपने पिता को मार मार करके और उस पर राजगद्दी पर बैठे। इसलिए मगध के इतिहास में यह कलंक की बात है और इसलिए उसे पितृहंता के नाम से भी जाना जाता। पिता की हत्या करके शासन करने की बात। अजात शत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक। कितने बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि अजात शत्रु का उपनाम कुनिक था। अजात शत्रु किस धर्म के अनुयायी था? जैन धर्म का था। नेक्स्ट है 461 ईस्वी पूर्व में कौन अजात शत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा? देखिए, बिंबिसार का हत्या अजात शत्रु ने की, उनके पुत्र, और अजात शत्रु का भी हत्या उन्हीं के पुत्र उदयनी ने की थी, या उदयन हत्या करके और उसकी राज्य गद्दी पर बैठा। तो यह काफ़ी मगध के इतिहास का कलंक की बात है। जब किसी इतिहास को देखते हैं और उसमें कुछ इस तरह की बातें आती है तो थोड़ा सा खराब भी लगता है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मगध के इतिहास काफ़ी अच्छे रहे हैं। अजात शत्रु के पुत्र उदयनी ने अपने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? जो पहले आपको राजगिरी था उसको स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाने जाते हैं, वहाँ पर इन्होंने स्थानांतरित किया अपने राजधानी को। उदयन किसका अनुयायी थे? उदयन जैन धर्म का अनुयायी थे। अजात शत्रु भी जो इनके पिता थे वो भी जैन धर्म के अनुयायी थे और उदयन भी जैन धर्म के अनुयायी थे। उदयन के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना क्या थी जिससे मगध उत्तरी भारत का सबसे अधिक विशाल तथा शक्तिशाली साम्राज्य बन गया? अवंती का मगध में विलय। अवंती को उन्होंने अपने मगध में मिलाया और उनके शासन उदयन का भी काफ़ी पराक्रमी और साहसी राजा थे, जिन्होंने सभी बहुत इर्द गिर्द के जितने भी क्षेत्र थे सभी पर उन्होंने लड़ाई करके और वो अपने राज्य में मिलाए। राज्य को, मगध को आगे बढ़ाने में उदयन का भी काफ़ी योगदान रहा। तो इस तरह से हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रखा है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ेंगे और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही मैं साइंस टीचर हूँ, लेकिन मुझे आर्ट से काफ़ी लगाव रहा है शुरू से ही, और मेरा जिज्ञासा था कि मैं आर्ट को भी एक अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करे आप लोगों के बीच, और मैं करूँगा। मैं बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाऊँगा। साइंस और आर्ट दोनों मिल जाता है तो आप जीएस और जीके दोनों हो जाएंगे, और यह किसी भी जॉब के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबका इक्वल पार्ट है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह कम किसी से नहीं है। मैथ से कम जीएस नहीं है, इंग्लिश से कम जीएस नहीं है। इसलिए जीएस को आपको एकेडमिक एजुकेशन के बाद जीएस को पढ़ना ज़रूरी है, और बहुत मैं अच्छे तरह से साधारण भाव से सिंपल तरीका से और ऐसा पढ़ाऊँगा कि आपको याद हो जाएगा। हमने इस चैनल पर लगातार साइंस, जनरल साइंस पढ़ाया है। अब हम कुछ आर्ट सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं, वह हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी पढ़ाऊँगा। पॉलिटी के बाद जो है आपको अर्थव्यवस्था जो है वो सारी बातों को हम बात करेंगे। यानी राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह जीवन की शैली, जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सारी बातों पर हम व्यवहारिक बातों को लेते हुए मैं आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ करके इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे और आगे अग्रसर उठाते रहेंगे।